मॉर्निंग, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन पेपर है 2021 का है, राइट। इन्वायरमेंटल एजुकेशन में सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, बिकॉज मैं आप लोगों को इसमें कुछ ऐसे कोड बताऊंगी या फिर ऐसे नेमोनिक्स बताऊंगी जो आप बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट का वीडियो बनाया है, ठीक है, सेकंड यूनिट का भी वीडियो बनाया है, तो मैं उस वीडियो के हिसाब से इसके आंसर्स आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है, जिससे आपका जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो मेरा मेन वही है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उठ के अपने को आंसर लिखते आना चाहिए, राइट। और एक और चीज़ ये कि आप लोग पहले वो वीडियोज़ देख लो, तो उससे एटलीस्ट ये रहेगा कि अगर मैं इसमें कोई चीज़ शॉर्ट में बता रही हूँ तो आप लोगों को वो समझ में आ जाए, राइट। तो अभी नहीं देखा होगा तो उसको देखने चले जाओ। स्टार्ट करते हैं विथ सेक्शन ए। बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं, सेक्शन ए में जो है, मतलब काफ़ी लोग मुझसे एक्स्ट्रा मतलब पूछते हैं क्वेश्चन कॉल वगैरह पे। मैं आपको बोला है इसमें 1.5 पेज लिखना है। दैट मीन्स आपका फ्रंट वाला पेज, देखो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे आप रोल नंबर वगैरह कुछ तो भी जो भी लिखते हो उसको पलटाते हो, ठीक है। तो आपका फिर एक ये वाला पेज बचता है, ठीक है। ये वाला पेज में आपको ये इधर लिख लिया, फिर उसके बैक साइड में आपको हाफ पेज लिखना है, ठीक है। इतना सफिशिएंट होता है कितने शब्दों के लिए? 100 से 150 शब्दों के लिए, ठीक है। और वैसे डायग्राम वगैरह बनाना तो 2 पेज इसमें हो जाएंगे, मतलब एक आगे का पेज और उसके एक बैक साइड का पेज, राइट। और जो 3 कौन सा है अपना 11 मार्कर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, 400 से 500 शब्द, मतलब ये पहला पेज आगे और ये पीछे, ठीक है। और ये दूसरा पेज सिर्फ आगे वाला हिस्सा, ठीक है। इतना सफिशिएंट है, क्योंकि अगर एक पेज में अगर नॉर्मल अपना पेज रहता है ना कॉपी का, उसमें अपने 150 शब्द आ ही जाते हैं, तो 150 300 तो यही हो गए, और ये 150 है ना, तो 450 यहीं हो जाएंगे। तो इतने पेज आप लिख सकते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ पर्यावरण शिक्षा का अर्थ और क्षेत्र लिखिए। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, ठीक है। तो शिक्षा का अर्थ मैंने वीडियो में भी यही बताया है, 3-4 वर्ड यूज़ करना है। क्या पर्यावरण शिक्षा का अर्थ होता है? पर्यावरण की जानकारी, पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूक करना और समस्या समाधान या उसके प्रति संवेदना और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, ठीक है। ये सब क्या है? पर्यावरण शिक्षा है, ठीक। पर्यावरण शिक्षा के अर्थ हो गया, एक मिनट। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ मैं आपको को बताऊं तो अपने को याद करना भैया यूनेस्को की ओर से, कौन सा याद कर लो अपना को? यूनेस्को। कि यूनेस्को ने पर्यावरण शिक्षा किसको बोला है? कि पर्यावरण शिक्षा क्या है? पर्यावरण शिक्षा एक विधि है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा, है ना, जिसके थ्रू क्या करेंगे हम? पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, और यह जीवन पर्यंत चलने वाली समावेशी शिक्षा है, ठीक है। यूनेस्को ने क्या कहा एक बार फिर से कि पर्यावरण शिक्षा क्या है? पर्यावरण शिक्षा क्या है? पर्यावरण शिक्षा एक विधि है जो पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यह जीवन पर्यंत चलने वाली समावेशी शिक्षा है, ठीक है। तो आंसर की शुरुआत तो आप यहीं से कर सकते हो कि पर्यावरण शिक्षा में पर्यावरण का क्षेत्र है, मतलब, ठीक है। इसके अंतर्गत हम पर्यावरण संबंधी जो है उसकी जानकारी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 2-3 लाइन लिख के आप पर्यावरण शिक्षा करके ऐसे बना सकते हैं कि पर्यावरण की जानकारी, समस्याओं के प्रति जागरूकता, समस्या समाधान, संवेदना और जिम्मेदारी, ठीक है। तो ऐसा चाहो तो बना सकते हो, उसको समझ में आ जाएगा कि आपको पता है कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है। फिर ठीक है, नेक्स्ट आता है क्षेत्र के। तो क्षेत्र तो मैं आप लोगों को उसकी पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में देख लेना कि पर्यावरण एक स्वतंत्र विषय के रूप में, क्षेत्र में तो हेडिंग बताऊँगी, ठीक है। जब हम पर्यावरण को एक पर्टिकुलर विषय के रूप में पढ़ते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, राइट। पर्यावरण अन्य विषय के साथ समवाय, जैसे पर्यावरण अपन ने भूगोल में पढ़ लिया, पर्यावरण अपन ने हिस्ट्री में पढ़ लिया, ठीक है। फिर जागरूकता अभियान जो होते हैं उसमें पर्यावरण शिक्षा पढ़ते हैं। संगठित असंगठित क्षेत्रों में पढ़ सकते हैं। संगठित जैसे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, असंगठित कोई ऐसी NGO वगैरह हो गया उसमें देख सकते हैं। ICT के क्षेत्र में देख सकते हैं। क्षेत्र इट मीन्स आप पर्यावरण शिक्षा का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो शोध अनुसंधान का क्षेत्र होता है वहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट हम लोग ये लिख सकते हैं कि पर्यावरणीय क्षेत्र जो है वो स्थानीय हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर हो सकता है वो किसी व्यक्तिगत रूप से किसी ने कराया हो या फिर सार्वजनिक रूप से आयोजित किया जा रहा हो, ठीक है। तो पर्यावरण के जो है क्षेत्र वो पर्यावरणीय शिक्षा को व्यापक बनाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पारिस्थितिकी क्या है। तो सीधी सीधी मैं आपको बताती हूँ। पारिस्थितिकी है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लिखना है कि ये वर्ड जो पारिस्थितिकी वो किसने दिया है, 1869 में दिया है हेकल ने। किसने दिया है भैया, हेकल ने, राइट। और पारिस्थितिकी में क्या होता है, जीव कौन कौन होता है, मतलब जीव होता है और उसका पर्यावरण होता है, जीव होता है और उसका आसपास का पर्यावरण, ठीक है। तो पारिस्थितिकी क्या होता है, जीव और उसके जो आसपास का वातावरण है उसका उसके साथ जो संबंध है वो होता है पारिस्थितिकी, ठीक है। इसमें आप एक की डेफिनेशन याद कर सकते हो। समझ तो आ गया ना पारिस्थितिकी क्या है। वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वीडियो देख लो, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझा पाऊँगी मैं, राइट। तो इसमें आप पीटर की याद करना, पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी और प से पीटर की याद कर लेना कि पारिस्थितिकी क्या है, वनस्पति और जीवों का पर्यावरण के साथ संबंध है। सिंपल सी परिभाषा दी पीटर ने कि पारिस्थितिकी क्या है, वनस्पति और जीवों का उसके पर्यावरण के साथ क्या है, संबंध है, ठीक। फिर उचित उदाहरण से स्पष्ट करो। तो उदाहरण आप किसका दे सकते हो, आप जंगल का उदाहरण दे दो, है ना। कोई भी पारिस्थितिकी होती है उसमें बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो आप पारिस्थितिकी तंत्र एक जंगल का दे दो, उसमें उदाहरण क्या दोगे, एक सूरज बना देना यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिख देना प्लांट्स मतलब पौधे, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर इधर आ जाएगा अपना डिकम्पोजर्स जिसको बोलते हैं अपघटक, और यहाँ पे एक ऐसा एरो बना देना कि ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है जैव मंडल और जैव विविधता में क्या अंतर है, ठीक है। इसको भी मैंने इसका तो पूरा वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो को एक बार देख लेना। बाकी मैं बिल्कुल ऊपरी तौर पे बता देती हूँ कि ये पूरी पृथ्वी है, मान लो ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है। पूरे अपने 7 महाद्वीप है इसमें, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पे अपना पूरा महाद्वीप आ गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका आ गया, ये यूरोप आ गया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो ये जो जगह दिख रही ना जहाँ पे मानव रह सकता है, जहाँ पे मानव रह रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द जैव मंडल, जैव जीवित, राइट। तो जैव मंडल हम किसको बोल सकते हैं, जीव जहाँ पे कोई जीवन होता है, ठीक है। जहाँ पे जो जीव और या वनस्पति मतलब ये भी जीव में आएगा, जीव और जो अभौतिक पर्यावरण होता है उनके बीच जो संबंध होता है वो जैव मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। जबकि हम जैव विविधता की बात करें तो पर्टिकुलर जैव विविधता एक क्षेत्र होता है, क्षेत्र है, ये इकाई है, ठीक है, एक क्षेत्र होता है, जबकि जैव मंडल पूरी पृथ्वी है। तो जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ठीक है, आप लोगों को पता हो अगर तो, ग्रेट बैरियर रीफ जो है, कोरल रीफ जो होती है वो जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। तो जैव विविधता एक्चुअली में एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है। जैसे अगर भारत की बात करें तो पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय हो गया, ठीक है। यहाँ इधर वाला क्षेत्र देखें तो ये जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, ठीक है। तो जैव मंडल एक बहुत बड़ी इकाई होती है जिसमें जैव विविधता जो होती है पर्टिकुलर कि उस वहाँ पे रहने वाले जीवों में जो जीन्स में जो विविधता पाई जाती है, ठीक है, उसको प्रदर्शित करती है कि वो एक कितने अलग हैं एक दूसरे से, राइट। तो वो जैव विविधता होती है। अब इसको समझ तो आ ही गया होगा आपको, है ना। मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे जैव मंडल में है ना, जैव मंडल में कौन कौन आएगा, जीव भी आएगा, मतलब जैविक भी आएगा और भौतिक भी आएगा, जैविक भी आएगा और भौतिक भी आएगा। पर जो जैव विविधता है उसमें केवल जैविक अनुवांशिकता की बात होती है, ठीक है, भौतिकता की बात नहीं होती है, राइट। तो समझ में आ गया है दोनों का थोड़ा बहुत, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, जो संपूर्ण क्या बोल सकते हैं पृथ्वी का क्षेत्र है जहाँ पे मानव रहते हैं वो जैव मंडल है, ठीक है। और जैव विविधता जैसे कि मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, या फिर भारत का कर लो, भारत का जो पश्चिमी घाट है, या फिर अमेज़न के वर्षावन कर लो, ये सब जैव विविधता संपन्न क्षेत्र हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना वर्धित ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन का क्रमिक ह्रास में क्या अंतर है, ठीक है। तो अब ग्रीन हाउस प्रभाव और इसका मतलब आपको बता ही चुकी हूँ। अब आपसे उन्होंने पूछ लिया है कि उनमें डिफरेंस क्या है, राइट। तो डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से समझ लो, इसमें ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है। ये ग्रीन हाउस का है और ये ओजोन का है, ठीक है। पहली चीज़ तो आप मतलब उसका वो लिखोगे कि किससे होता है। तो ग्रीन हाउस जो होता है जो CO2 व अन्य ऊष्मा अवशोषी गैसों के बढ़ने से होता है। क्या होता है, ऊष्मा अवशोषी की गैसों के बढ़ने से होता है, जिससे कि वातावरण का क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। जबकि जो
ओजोन डिप्लीशन है, ओजोन का ह्रास जो है वो ऊष्मा अवशोषी गैसें जो होती हैं उनके बढ़ने से, इसमें मेनली क्या हो रहा है, वातावरण का बढ़ रहा है, और इसमें मेनली जो ऊष्मा अवशोषी गैसें हैं उनके बढ़ने से क्या हो रहा है, ये लोग जो अल्ट्रावायलेट होती है उसको अवरक्त कर देते हैं, और ये अवरक्त अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं, जो ओजोन लेयर होती है, ठीक है, जो ओजोन लेयर है उसके डिप्लीशन का, उसमें छेद कर रही है, ठीक है, उसको डिप्लीशन का कार्य कर रही है। एक्चुअल में होता है क्या, ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं, ओजोन लेयर का सूत्र क्या है, O3 है, तो ये O2+O इसे उसको तोड़ने का काम करती है, जिससे कि उसमें क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है, ठीक है। अगर हम केवल ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस का प्रभाव की बात करें, ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या होगा, ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव से एक तो समुद्र जल स्तर ऊपर बढ़ेगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जलवायु परिवर्तन होगा, और ओजोन डिप्लीशन से क्या होगा, ओजोन डिप्लीशन से क्या होगा कि जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी, ठीक है, इससे त्वचा में कैंसर, आँखों की समस्या हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य बात करें, मतलब ग्रीन हाउस की मुख्य बात करें तो इसकी मुख्य गैसें हो गई CO2 हो गई है, CH4 हो गई है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई है, जबकि इसमें मेनली जो गैसें हैं वो हेलोजन गैसें हैं, CFC हो गई है, और अन्य हेलोजन गैसें ओजोन डिप्लीशन का कारण है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है लिखना चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर करके थोड़ा सा लिख भी लेना, ठीक है। मेनली ग्रीन हाउस में क्या होती है, वातावरण में वृद्धि होती है, और इसमें क्या होता है, ओजोन में, ओजोन की लेयर जो है वो पतली होती है ओजोन डिप्लीशन में, ठीक है। और इसके उपाय की हम बात करें तो ग्रीन हाउस को हम कैसे रोक सकते हैं, नवनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करके हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम ओजोन ह्रासकारी और हेलोजन गैसों के रसायन और जो गैसें होती हैं उनके प्रयोग को सीमित करके इसको रोका जा सकता है। और एक और सबसे बेस्ट डिफरेंस इन लोगों में आपको लिखना चाहिए जो, ठीक है, ग्रीन हाउस के लिए, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए जो प्रोटोकॉल हुआ है दैट इज़ कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो ओजोन डिप्लीशन को कम करने के लिए जो हुआ है वो हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल, छेद हो रहा है, मच्छर आते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉर्टिन, ऐसे करके थोड़ा बहुत आप लोग याद कर लीजिए। वीडियो चल रहा है ना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, ये वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 की वायु प्रदूषण नियंत्रण में भूमिका लिखिए। इसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ एक नेमोनिक, राइट। हम लोग एक नेमोनिक करेंगे जब भी कोई से भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगर भूमिका आएगी, किसी भी बोर्ड की अगर भूमिका आएगी, क्योंकि एक्चुअल में इसमें है ना, अधिनियम में हम एक वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करते हैं, ठीक है, और वो बोर्ड बाकी सब काम करता है। अब वो बोर्ड क्या काम करता है उसको याद करना अपन को इस नेमोनिक से। लिखो इसको, अणु अणु अणु, अरे यार एक मिनट, अणु 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 लिख लो, इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है। नी नी नी, अणु अणु अणु, नी नी नी, जन्मा परास, जन्मा परास, ठीक है। अणु अणु अणु, नी नी नी, जन्मा परास, इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्या है ये आखिर, ठीक है। सो मेन इसकी भूमिका हमको करना है, भूमिका कार्य एक ही है लगभग, ठीक है। तो अनुमोदन और अनुमति, ठीक है। अपन जब कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं तो सबसे पहले आप उसका वेरिफिकेशन कराते हो, उसके बाद आपको अप्रूवल मिलता है, राइट। तो इससे रिलेटेड कर देना आप कि वायु मतलब जो क्या बोल सकते हैं, वायु संरक्षण मतलब वायु संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण की जो नीतियाँ होती हैं, ठीक है, या फिर उसके लिए कोई फैक्ट्रीज वगैरह जो डल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये इनका कार्य क्या होता है, उनको अनुमोदन करना और उनको अनुमति देना, ठीक है। उसका अनुसंधान करना उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके नी से आ जाएगा निगरानी, नी से आ जाएगा क्या बोल सकते हैं, नियंत्रण के लिए उपाय करना, ठीक है। और नी से आ जाएगा अपना एक और नियम बनाना, ठीक है। निगरानी, नियंत्रण और नीति निर्माण, ठीक है। जन जागरूकता करना, माँ से मानक निर्धारण करना, परा से परामर्श देना और स से सहयोग देना, ठीक है। तो ये इनके आ जाएंगे, ठीक है।
तो कैसे करोगे आप लोग इनको, जितने भी कोई भी बोर्ड होता है उसका यही काम होता है, तो ये नेमोनिक को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको CPCB के काम आ जाए, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, CPCC जो भी नाम था, BC, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। तो अगर इसकी भी भूमिका है तो यही किया है आ जाएगा कि वह अनुमोदन करता है, अनुमति देता है, अनुसंधान करता है, नियंत्रण करता है, नीति निर्माण करता है, निगरानी रखता है, अनु 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 नी नी नी, फिर क्या था, क्या करा था रे मैंने, जन्मा परास, तो जन जागरूकता फिर आता है, माँ से मानक निर्धारित करता है, परास से परामर्श देता है और एक सहयोग देता है, ठीक है। तो किसी भी उसमें ये चीज़ें आप उसको पुट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका मैंने नेमोनिक बता दिया है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उस नेमोनिक को किस उसमें यूज़ कर सकते हो, कोई भी बोर्ड का यही काम होता है, राइट। तो ये उसकी भूमिका आ जाएगी, ये सब काम करता है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा NEAC के प्रमुख उद्देश्य कार्य लिखिए। NEAC, अब NEAC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशनल अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। और इसका हिंदी में देखा जाए तो क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान। अब देखो, कोई भी अभियान होता है ना, कोई भी अभियान हो गया, कोई भी प्रोग्राम हो गया, ठीक है, कोई भी कार्यक्रम हो गया, इस टाइप का कोई भी नाम आता है तो उसका उद्देश्य, तो अगर उद्देश्य आता है, ये तो कार्य उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, जो हमने पर्यावरण एजुकेशन याद किया ना, उसका उद्देश्य भी यही होगा, पर्यावरण की जानकारी देना, पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूक करना, उसकी समस्या समाधान और संवेदना और जिम्मेदारी। जो अपन ने पर्यावरण एजुकेशन में वर्ड यूज़ करें, सेम वर्ड यूज़ हो जाएंगे इनके उद्देश्यों में, ठीक है। अब कार्य की बात करें तो अगर वो कोई प्रोग्राम है, अवेयरनेस है या फिर इस टाइप से कुछ है, तो उसका नेमोनिक है, उसको कैसे याद कर सकते हैं आप लोग, एक मिनट, प्रतीक काका से, इसमें लिखने में बड़ी दिक्कत है यार, इसलिए इससे पढ़ाने में मज़ा नहीं आती है। प्रतीक काका से जन सहयोग मांगा, जन सहयोग मांगा, ठीक है, प्रतीक काका से जन सहयोग मांगा, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, प्रति से क्या हो सकता है, प्रति से दो वर्ड है वैसे, प्रतियोगिता और प्रदर्शनी। जैसे अगर NEAC की नॉर्मली बात करें तो वो क्या करता है, विभिन्न क्षेत्रों में प्रतियोगिता या पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी करता है, कार्यशाला का आयोजन करता है, कार्यक्रम का आयोजन करता है, सेमिनार का आयोजन करता है, जन जागरूकता में वृद्धि करता है और जो नीति निर्माण हुई है उनके कार्यान्वयन में सहयोग करता है, ठीक है। तो ये किसी भी प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जैसे कैंपेन है तो ये क्या है, अभियान है, तो अभियान का भी वही काम होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई सा प्रोग्राम आ सकता है, एजुकेशन प्रोग्राम जो है, तो उसका काम भी यही होगा, ठीक है। इसके अलावा CEE जो अपन को है, ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा का जो है उसका भी यही काम होगा, ठीक है। तो ये आपको दो नेमोनिक जो है वो याद रखने हैं। अगर कोई प्रदूषण मतलब बोर्ड की आती है, कोई भी बोर्ड आता है उसके काम आते हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स, अगर वो राष्ट्रीय बोर्ड है तो वो राष्ट्रीय स्तर पे काम करेगा, वो अगर वो अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा, ठीक है। और नेमोनिक क्या है, अगर बोर्ड आता है तो अनु अनु अनु, ठीक है, अनुमति, अनुमोदन, अनुसंधान, अनुमति, अनुमोदन, अनुसंधान, नी नी नी, निगरानी, नियंत्रण और नीति निर्माण, ठीक है। और जन्मा परास, तो जन्मा मतलब जन जागरूकता और मानक निर्धारण, और परास से परामर्श और सहयोग, ठीक है। और अभी जैसे आपको मैंने बताया कोई कार्यक्रम वगैरह रहता है, वीडियो चल रहा है ना, कोई कार्यक्रम वगैरह होता है जैसे NEAC वगैरह आ गया तो हम उसका लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बताती हूँ, NEAC की बात करें तो NEAC की स्थापना कभी 1986 में, ठीक है। इसके साथ हम एक और चीज़ को पढ़ लेते हैं, दैट इज़ द EOSE, नाम थोड़े से सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो EOSE का जो फुल फॉर्म है वो है स्कूल शिक्षा के लिए पर्यावरण, स्कूल शिक्षा के लिए पर्यावरण शिक्षा जो होती है, इस टाइप से कुछ है ना, स्कूल शिक्षा के लिए पर्यावरण अभियान है इसका नाम, ठीक है, स्कूल शिक्षा के लिए पर्यावरण अभियान, राइट। तो इसका भी हुआ है 1986 में ही हुआ है इसकी स्थापना भी, और मेनली 1986 में जो अपनी NEP आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 के तहत अपन ने EOSE का
स्थापना करी है। ठीक है, इसके काम भी एज इट इज़ वही काम है जो NESE के काम है। बस आपको ये लिखना है कि स्कूली क्षेत्रों में क्या है, स्कूली क्षेत्रों में क्या याद करवाया था मैंने, प्रति काका से सहयोग जन सहयोग मांगा, प्रति काका से जन सहयोग मांगा, जन सहयोग मांगा। ठीक है, तो अब इसको अगर क्वेश्चन आता है किसका, NESE का, NESE के कार्य आ जाएंगे यही, प्रदर्शनी करना, ठीक है, प्रदर्शनी हो गया, या फिर क्या बोल सकते हैं, प्रतियोगिता करना, ठीक है, कार्यशालाओं का आयोजन करना, कार्यक्रम करना, सेमिनार करना, जन जागरूकता करना और नीतियों वगैरह में सहयोग करना। और अगर वहीं काम आते हैं EOSE के, दोनों की स्थापना भी 86 में ही है। EOSE के आते हैं तो उसका काम क्या है, स्कूलों में प्रतियोगिता का आयोजन करना, स्कूलों में प्रदर्शनी का आयोजन करना, स्कूलों में कार्यशाला या कार्यक्रम का आयोजन करना, स्कूलों में सेमिनार का आयोजन करना, स्कूलों में अनेक कार्यक्रमों से जन जागरूकता फैलाना, स्कूलों में जो नीतियाँ होती है उनके क्रियान्वयन के लिए सहयोग प्रदान करना। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा स्कूली क्षेत्रों में जब हम इसको करेंगे। ठीक है, ये 2 नेमोनिक है ना, बहुत सारी एजेंसीज वगैरह में आप लोगों को काम आ जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किए गए पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को लिखिए। ठीक है, तो इसमें से अपन ने जितने भी है, मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं उसमें से आधे ज़्यादा तो उत्तराखंड के हैं। ठीक है, एक दिल्ली के आ जाएंगे और एक लास्ट वाले कारण जो थे वो कर्नाटक के आ जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है, जो मैंने उसमें भी समझा दिया था। तो चूंकि अभी ये सिर्फ क्वेश्चन ही मेरे को सॉल्व करवाना है, तो इसके मैं आंसर बता देती हूँ कि कार्य सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या क्या कार्य किए थे। ठीक है, तो एक तो उन्होंने क्या किया भैया, मेनली उनका काम था जो वृक्षों का मतलब संरक्षण किया। ठीक है, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने के लिए उनका काम था मेनली। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने गंगा रक्षा अभियान चलाया, हिमालय की पारिस्थितिकी को बचाने के लिए उन्होंने कार्य किया, उन्होंने सतत विकास के लिए कार्य किया। ठीक है, जन जागरूकता फैलाई या नहीं फैलाई। ठीक है, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण किया। ठीक है, आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण किया, जलवायु परिवर्तन हेतु उन्होंने कार्य किया। ठीक है, तो उनके जो भी आप लोग को टर्मिनोलॉजी समझ में आती है वो उनके कार्यों में लिख दो। इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन आ जाए ना तो कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एपिको नर्मदा बचाओ। ठीक है, अब एपिको नर्मदा बचाओ की अगर हम बात करते हैं तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, अगर इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आता है, किसी एक की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखने हैं उसके उद्देश्य, पहले उसके बारे में लिख देना कि कब उसका हुआ है। जैसे एपिको कब हुआ है, 1983 में हुआ है। अच्छा एक मिनट मैं अभी इसको याद करवा देती हूँ, है ना। अपन को कितने हैं, 4-5 है ना। तो सबसे पहले याद करना चिपको हुआ है 1973 में, 1973 में। उसके 10 साल बाद एपिको 1983 में। ठीक है, उसके बाद नर्मदा बचाओ हुआ 2 साल बाद 1985 में। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी घाट का जो है वो समय समय पर हुआ करा है। ठीक है, तो फिलहाल अपन को पढ़ना है एपिको के बारे में। ठीक है, एपिको में मेनली किसका योगदान रहा है एपिको में, तो अपन को पहले उसका वही लिखना है कि कब प्रारंभ हुआ, तो 1983 में हुआ। जो मेन इसके थे, क्या बोल सकते हैं, जिन्होंने नेतृत्व किया वो थे पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, ये कन्नड़ जिले में हुआ है। ठीक है, दक्षिण भारत में। क्लियर। अब हमको इसमें 2 पॉइंट लिखना है, एक उद्देश्य लिखना है और उसके प्रभाव लिखना है। ठीक, उद्देश्य लिख सकते हो या फिर मुख्य बिंदु लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज़ लिख लेना। ठीक है, तो उद्देश्य की बात करें तो उन्होंने वनों की कटाई पर रोक की बात करी। ठीक है, जैव विविधता की बात करी, दोनों में आएंगे। एपिको में भी यही आएगा और चिपको में भी यही आएगा। दोनों ने वनों की कटाई पर रोक की बात करी, जैव विविधता पारिस्थितिकी संरक्षण की बात करी। ठीक है, स्थानीय लोगों की आजीविका की रक्षा की बात करी, वन संसाधनों का प्रबंधन, जो भी अपन ने सुंदरलाल बहुगुणा में लिखा ना, पर्यावरण जागरूकता का बढ़ाना, ये सब उसके मुख्य उद्देश्य थे, राइट, या मुख्य बिंदु थे। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है प्रभाव का। क्या लिखना है, प्रभाव का। क्या प्रभाव पड़ा, तो अगर अपन एपिको का लिख रहे हैं तो कर्नाटक सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए कदम उठाए गए। ठीक है, फिर वनों की कटाई जो होती है उसमें कमी हुई, स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ी। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा जागरूकता में वृद्धि हुई, और इसके अलावा स्थानीय समुदाय में संगठनात्मक क्षमता की वृद्धि हुई। ठीक है, और जो भी है क्या बोलते हैं, वनों के संरक्षण के लिए जो नीति निर्माता है उस पर दबाव डाला गया। तो ये एपिको आ जाएगा। नर्मदा बचाओ भैया, तो नर्मदा बचाओ अभी बताया था मैंने 1985 में आया था। ठीक है, 1985 में आया था, और इसके कौन थे, मेधा पाटकर, बाबा आमटे और आदिवासी नेता।
ठीक है। अब इसके में भी हम वही लिखेंगे, उद्देश्य क्या था इसका, नर्मदा बचाओ। अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग से सोच के देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, जल से संबंधित है, ठीक है। उद्देश्य या फिर इसके मुख्य बिंदु, मेनली इनका यह था कि जब डैम बनेगा इसलिए हुआ था ना ये, तो उद्देश्य क्या था, विस्थापित लोगों के पुनर्वास और उनको मुआवजा देना, ठीक है। इसके अलावा जल संसाधनों का सतत प्रबंधन करना, ठीक है। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करना, विकास परियोजना ही चल रही थी, विकास परियोजना का सतत विकास सिद्धांत पर का पालन करना, ठीक है। स्थानीय लोगों के अधिकारों का संरक्षण करना, ये उसके मुख्य बिंदु। अब उसके प्रभाव की बात करें, ठीक है, तो ये जो परियोजनाएं होती है, जो डैम वगैरह बांध बनते हैं, तो परियोजनाओं की समीक्षा और पुनर्वास नीतियों में सुधार हुआ, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरणीय न्याय और सामाजिक अधिकारों के मुद्दों पर जागरूकता हुई, ठीक है। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया गया कि विकास तो चल रहा है, उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पे भी, उसके संतुलन पे भी कार्य करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा विस्थापित लोगों के लिए जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी इसमें आयोजित किया गया, ठीक है, कि आप विकास के नाम पे लोगों का जीवन नहीं ले सकते हो। नर्मदा बचाओ हो जाएगा। पर्यावरण विघटन, पर्यावरण प्रदूषण में अंतर बताइए। इसको मैंने वीडियो में बताया है, एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है इनके लिए, ठीक है। बिल्कुल बड़े छोटे से उसमें बता देती हूँ। विघटन जो होता है वो बड़े क्षेत्र में होता है, आकस्मिक हो जाता है, अचानक हो जाता है, वो मेनली इसमें प्राकृतिक रूप से होता है, वो भी प्राकृतिक रूप का कारण जो है मानवीय गतिविधियाँ ही होती है, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, ठीक है। तो पर्यावरण विघटन एकदम से हो जाता है, आकस्मिक रूप से हो जाता है, बहुत जनमानस की हानि होती है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण जो होता है वो धीरे धीरे होता है ना, धीरे धीरे होता है, एक विशेष क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। मेन इसका काम मानवीय गतिविधियाँ होती है, ठीक है, और इसका जो प्रभाव होता है वो कम होता है, राइट। फिर आ जाएगा जैसे अपन वही जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसका उदाहरण लिख देना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, वीडियो चल रहा है ना, निम्न में संक्षिप्त टिप्पणी, पारिस्थितिकी संतुलन, प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकी संतुलन, ठीक है। तो पारिस्थितिकी संतुलन में आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर बताऊँ, पारिस्थितिकी किसको बोलते हैं हम लोग, पारिस्थितिकी किसको बोलते हैं, जिसमें जैविक भी हो और अजैविक भी है, ठीक है। तो जब जैविक और अजैविक घटकों के मध्य, मतलब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उसके जैविक और अजैविक घटकों के मध्य यदि ऊर्जा और पदार्थ का प्रवाह नियत गति से होता रहता है ना, नियत गति से चलता रहता है, तो उसे पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं, ठीक है। वो पारिस्थितिकी संतुलन में क्या होती है, कोई आकस्मिक घटनाएं वगैरह नहीं होती है, उसमें नॉर्मल जो होता है वो चला करता है प्रणाली, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन, वे संसाधन जो हमको प्रकृति से मिले, वो सिंपल सी भाषा है, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन की मैंने एक परिभाषा 1 मिनट में देख लूँ, शायद मैंने लिखी थी, हाँ ये देखो, ये जीन्सबर्ग, इसको ऐसे याद करते हैं, जैसे प्राकृतिक हमारे जीन्स होते हैं, जीन्स, ठीक है। तो ये जीन्सबर्ग ने लिखी है प्राकृतिक संसाधन की, कि जो वे प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे वस्तुएं, क्या, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे वस्तुएं जो मानवीय क्रियाओं के परिधि में आती हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन के प्रकार लिख लेना, प्राकृतिक संसाधन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल संसाधन आ जाएंगे, ठीक है। अब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल संसाधन को हिंदी में क्या बोलते हैं, शायद नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण बोलते हैं, ठीक है, शायद, है ना, यही बोलते होंगे, मुझे बता देना थोड़ा सा, राइट। तो उसके बारे में तो अपन लिख सकते हो, देखो ये बच्चों जैसे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी मैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण विधियों में प्रत्यक्ष उपागम की विशेषता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्रत्यक्ष उपागम जो होता है ना, उसका मतलब ये होता है, भैया आपने पर्यावरण शिक्षा डायरेक्ट पढ़ा रहे हो, ठीक है, किसी विषय के साथ नहीं पढ़ा रहे हो, आप स्वतंत्र विषय के रूप में पर्यावरण का अध्ययन करा रहे हो, ठीक। अब जो प्रत्यक्ष उपागम होता है उसके शिक्षण विधियों में नॉर्मली जो हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आप ये जो विधियाँ होती है, ठीक है, उनकी विशेषताएं लिखना है, तो इसकी विशेषताएं, पहली विशेषता ये जब प्रत्यक्ष हम करवाते हैं तो वो अनुभव पर आधारित होती है, ठीक है, व्यवहारिक होती है, स्थानीय संदर्भ में। अब हमेशा तो नहीं कि हम लोग मतलब वहाँ की ऑस्ट्रेलिया की बता रहे प्रजाति कंगारू की तो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, नॉर्मली स्थानीय होती है ना, आसपास के क्षेत्र में हम ले जाते हैं बच्चों को पर्यावरण दिखाने के लिए।
ठीक है। ये सक्रिय भागीदारी होती है हम बच्चों की, जब बच्चे उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। और ये आधुनिक तकनीकी पर आधारित है। इसमें समीक्षा और विश्लेषण होता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसको ज़्यादा सोचते हैं ना, और हमारा स्थिर ज्ञान होता है, ठीक है। ये तो मैंने उसकी विशेषताएं बता दी हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा प्रत्यक्ष उपागम की विधियाँ बताओ, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो उसमें कि जो होता है उसमें प्रत्यक्ष अवलोकन विधि होती है कि आप डायरेक्ट उस चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं, ठीक है। क्रिया विधि हो सकती है, आप किसी कार्य को करके देख रहे हो पर्यावरण की किसी को चीज़ को पढ़ने के लिए, ठीक है। कोई क्षेत्र भ्रमण कर सकते हो आप किसी चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। आप प्रोजेक्ट दे सकते हो उन पर, ठीक है। आप किसी सेमिनार का आयोजन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप किसी समस्या समाधान पे कार्य कर सकते हो कि बच्चों को आपने समस्या बता दी, फिर आप बोल रहे हो कि अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को दिखाकर। तो ये क्या हो जाएगा भैया अपना पर्यावरण शिक्षा की डायरेक्ट अप्रोच की विधियाँ हो जाएंगी। और इसमें उसकी विशेषताएं पूछ रहा है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए नेक्स्ट आता है प्राकृतिक क्लब के उद्देश्य लिखिए। बहुत ही सिंपल सा सट्ट है ये। देखो प्राकृतिक क्लब, क्लब क्या होता है? नॉर्मली क्लब है ना, जैसे समूह में जब हम एक बोल सकते हैं एक कमरा ले लिया है और अपन ने समूह में मतलब इकट्ठे होके, एक ग्रुप नहीं होता है, तो जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो वो एक संगठन बन जाता है। तो वो जो क्या बोल सकते हैं पर्यावरण के लिए कार्य करता है, तो हम उसको नाम दे दिया प्राकृतिक क्लब, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर इसकी परिभाषा की बात करूँ तो ये जो है प्राकृतिक क्लब क्या है, एक्चुअली में वो संगठन है जो किसी छात्र या समूह के लोगों को पर्यावरणीय शिक्षा देने के लिए संचालित किया जाता है। आ गया, छात्र या समूह के लोगों को पर्यावरण शिक्षा देने के लिए संचालित किया जाता है, ठीक है। अब उसके उद्देश्य क्या होंगे, क्या उद्देश्य होंगे? वही जो पर्यावरण शिक्षा में थे कि जानकारी देना, समस्या समाधान करना, संवेदनशील बनाना, जागरूकता फैलाना, ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। बस उद्देश्यों में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या करना है कि सामूहिक कार्यक्रम हो जाएंगे उसमें, कि सामूहिक कार्यक्रम करना, सामूहिक प्रदर्शनी करना, सेमिनार वगैरह का आयोजन करना। तो अपने मन से ढेरों लिख सकते हैं पर इसमें। नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को समझाइए। अब पर्यावरण के साथ हम कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कर सकते हैं? आप वृक्षारोपण करवा लो, ठीक है, स्वच्छता अभियान चला लो, मॉडल बनवा लो, प्रोजेक्ट बनवा लो, ठीक है। कोई बच्चों से समीक्षा या पर्यावरण पे कोई भी गतिविधियाँ करवा लो, डिबेट हो गया, ठीक है, चर्चा करवा लो, कुछ रचनात्मक कार्य करवा लो, कुछ प्रतियोगिताएं करवा लो, अभिनय करवा लो, ड्रामा करवा लो, फील्ड ट्रिप पे ले जाओ। तो ये सब चीज़ें पर्यावरण शिक्षण की क्या है, पाठ्य सहगामी, मतलब पढ़ने के अलावा आप कौन कौन चीज़ें करवा सकती हैं उसके साथ आ जाएंगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ EOSE। EOSE के मैं पहले भी बता चुकी हूँ। EOSE की स्थापना 1986 में हुई थी, राइट। 1986 में जो NEP थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी, उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके कार्य भी वही है जो किसके थे, क्या नाम था, काका, प्रति काका से सहयोग मांगा, ठीक है, प्रति काका से सहयोग मांगा। तो ये उसके कहाँ गया उद्देश्य, मतलब कार्य हो जाएंगे, ठीक है। और उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य वही उद्देश्य जो इसके उद्देश्य लिखे थे अपन ने। जो पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य है ना, वही सबके उद्देश्य होते हैं कि पर्यावरण की जानकारी देना, पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूक करना, पर्यावरण की समस्या समाधानों पर संवेदना विकसित करना, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी भाव विकसित करना। तो ये सब इसका ही है। और इसका EOSE का लिख रहे हैं तो स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा मतलब विद्यालयों में, बस यही वर्ड जोड़ देना है, बाकी यहाँ से वहाँ तक सेम, बस शब्दों को थोड़ा सा हेर फेर करना है, बाकी अपन को वही लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य और सिद्धांत, ठीक है। तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य और सिद्धांत की हम बात करें तो अगर उद्देश्यों का आप लिखोगे तो हालांकि मैं बता चुकी हूँ, फिर भी शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। उद्देश्य हो सकते हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है, जानकारी देना, पर्यावरण का महत्व बताना, पर्यावरण की समस्या बताना, ठीक है। भावात्मक रूप से आप क्या करना चाहोगे, आप पर्यावरण के प्रति रुचि बढ़ाओगे, पर्यावरण के प्रति सहिष्णुता की भावना लाना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना। और क्रियात्मक मतलब पर्यावरण की समस्या समाधानों पर सक्रिय भूमिका निभाना। ये उसके उद्देश्य हो जाएंगे। सिद्धांत दैट मीन्स किस सिद्धांत पर वह कार्य करता है, वो कैसा है, ठीक है। तो पहला सिद्धांत तो आ जाएगा संपूर्णता का सिद्धांत है। पर्यावरण शिक्षा किसी पर आधारित नहीं है, एक स्वतंत्र विषय है, उसमें संपूर्णता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत है, वो खत्म नहीं होगी, ठीक है। औपचारिक अनौपचारिकता का सिद्धांत है, शिक्षा औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है।
सक्रिय व व्यवहारिकता का सिद्धांत है। ऐसा नहीं केवल किताबों के माध्यम से पढ़ना, हमको उसको व्यवहारिकता में भी लाना है। ठीक है, समस्या समाधान पर आधारित है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा क्यों लेके आए हैं? क्योंकि समस्याएं जनित हुई है तो उनके समाधान के लिए हम लोग पर्यावरण शिक्षा लेके आए हैं। ठीक है, मूल्य पर आधारित है। पर्यावरण शिक्षा के प्रति, जब पर्यावरण जैसे पेड़ पौधे तो हमको नहीं बोल सकते, जो जानवर जो छोटे छोटे हमको नहीं बोल सकते, तो मेरे लिए हमारे नैतिक मूल्यों पर आधारित है। ठीक है, और इसके हम बात करें तो सतत विकास पर आधारित है हमारी पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा के अभिकरणों का नाम लिखकर। अब पर्यावरण शिक्षण के अभिकरण की तो पूरी वीडियो बनाई है, आपको सिलेबस में जितने भी अभिकरण हैं उन अभिकरणों को अपने को रट लेना है। ठीक है, जिसमें से मैं आपको बता देती हूँ, याद करवा देती हूँ। मतलब सबसे पहले लिखना UNEP। ठीक है, सबसे ऊपर यही आएगा। फिर लिखना IUCN, ये दोनों क्या है? अंतर्राष्ट्रीय है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा अपना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट अपनी आ जाएगी भारत की। फिर आप जाएगा CPCB कंट्रोल बोर्ड, कोई भी मिनिस्ट्री बनती है उसके बाद अपन ने किसका लिखा? बोर्ड का नाम लिख लिया है। फर्स्ट CEE आ जाएगा, या एजुकेशन आ जाएगा। उसके बाद NEAB, ये सबसे लास्ट में लिखना है, थोड़ा सा अलग नाम जा रहा है। ठीक है, यूनेप की अगर हम बात करें तो यूनेप की स्थापना कब हुई है? लिख लो अगर लिख रहे हो तो। यूनेप की स्थापना हुई है 1972 में। इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। IUCN की बात करें तो ये हुई है 1948 में। इसका मुख्यालय है ग्लेन, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 1985 में, इसकी स्थापना हुई है, और न्यू दिल्ली में इसका। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसका स्थापना हुई है 1974 में। कब हुई है? 1974 में हुई है, जब अपना जल जल संरक्षण अधिनियम आया था ना 1974, उसी के तहत इसको हमने बनाया था। इस बोर्ड की स्थापना वही 1974 में हुई है, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आ जाएगा। राइट, CEE जो है इसकी स्थापना हुई है 84 में। ठीक है, बस इसका एक अहमदाबाद में है। ठीक है, और इसका भी दिल्ली में ही है। ठीक है, NEAB का ये एफॉरेस्टेशन, वनीकरण, ठीक है, उसके के लिए कार्य करता है, वनीकरण के लिए। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बचा ही है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के संदर्भ में संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करो। अब इसके अंतर को मैं आपको क्या बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, तो आप अपने हिसाब से लिखना। ठीक है, इसका क्या आ सकता है? एग्जाम्पल देखो, संरचनात्मक में मतलब आपने किसी बच्चे की लिखित परीक्षा ली है, MCQs परीक्षा ली है। ठीक है, या कोई इस टाइप से एग्ज़ाम ली है जिसमें उसको मतलब सही आंसर लगाना है। ठीक है, तो संरचनात्मक जो होती है वो है ना निश्चित होती है, मतलब उसमें जो मार्क्स होते हैं वो निश्चित होता है। ठीक है, और इसका आकार जो होता है इससे छोटा होता है, किससे? योगात्मक से। संरचनात्मक यहाँ विशिष्ट विषय जो होता है उसके जो मेन टॉपिक्स होते हैं उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसमें बच्चे के मेनली हम संज्ञान की बात करते हैं, संज्ञान और समझ की बात हम इसमें कर लेते हैं। ठीक है, जिस तो इसमें उसको क्वेश्चन मतलब नंबर आए हैं 70 नंबर आए हैं 100 में से, तो हम बता सकते हैं कि हाँ इसका जो संरचनात्मक मूल्यांकन है वो ठीक ठाक है, अच्छा है मतलब। ठीक है, अब वहीं अगर मैं योगात्मक मूल्यांकन की बात करूँ तो इसमें इस टाइप से मार्क्स नहीं होते हैं। इसमें मान लीजिए बच्चे ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, बच्चे ने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है तो उस प्रोजेक्ट को वो कैसे शो ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि उसमें कितनी काबिलियत है उसको शो करने की। ठीक है, इसके अलावा डिपेंड करता है कि उसने जब प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको कितना ज्ञान मिला है कि किस चीज़ से क्या होगा। ठीक है, पर्यावरण की कितनी उसने क्या बोलते हैं अपने कौशल को यूज़ किया है। तो ये जो होता है वो योगात्मक मूल्यांकन होता है। ये नॉर्मली अपना जो होता है परिमाणात्मक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है, ये क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव, और ये होता है क्वांटिटिव। इसमें अपने क्वांटिटी पता है कि उसको 100 में से कितने नंबर मिलेंगे, और इसमें हम क्वालिटी देखते हैं कि उसने किस चीज़ को कितना ग्रहण किया है, कितना आत्मसात किया है। ठीक है, तो इस टाइप के मूल्यांकन होते हैं। अभी हमने पिछले पेपर में पढ़ा ही है ना इस टाइप का मूल्यांकन, कि ये शैक्षिक मूल्यांकन होता है और ये अन्य मूल्यांकन, जिसमें व्यवहारिक मूल्यांकन आ गया। ठीक है, और प्रदर्शन का मूल्यांकन आ गया, संप्रेषण का मूल्यांकन आ गया। तो ये सब मूल्यांकन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए इसका मैं नहीं तो फिर अलग से एक आधी वीडियो बना दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है। तो अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियोज़।